सो हेलो हेलो एवरीवन। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि आज से अप्रॉक्स हमारा 130 दिन बचा। हमने 150 दिन से स्टार्ट किया था और कंटिन्यूसली हमने 20 डेज़ अपना मतलब जो भी हमारा कह सकते हैं शेड्यूल हमने डिसाइड किया है कि वन डे आई विल अपलोड द मशीन एंड वन डे आई विल अपलोड द PYQ ऑफ नेटवर्क। तो उस चीज़ को हम लगातार अपलोड कर रहे हैं एंड रियली आई एम हैप्पी कि आई एम एबल टू डू फ्रॉम लास्ट 20 डेज़। लेट्स सी हम 150 दिन का प्लान लिए हैं, 150 दिन में कितने दिन कर पाते हैं, कितने दिन नहीं कर पाते हैं। अगर 150 दिन किए तो ऑब्वियसली 20 नंबर का मतलब हम कह सकते हैं कि मशीन आपका 10 से 12 नंबर का आता है और नेटवर्क 8 नंबर का आता है। तो एन अप्रॉक्स हम आपका सिलेबस जो है मतलब 2 महीना लगेगा, कम से कम 2 महीने तो लगेंगे। 2 मंथ में आपका हम कम से कम 20 नंबर का मतलब PYQ हम करा देंगे जो आपके एग्ज़ाम में आता है। इससे मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा और अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं मतलब नहीं समझाता हूँ, और जो नहीं आता वो मैं बता ही देता हूँ कि मेरे को नहीं आ रहा है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करें एंड यू कैन जस्ट टेल मी ऑल्सो टू मी, ओके। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम चलते हैं। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हमारा ट्रांसफार्मर टॉपिक चल रहा है, जस्ट अबाउट टू ख़त्म होने वाला है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे नंबर 51 देखिए। 51 को हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 50 था वो मुझे नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 50 का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 51 मुझे नहीं आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कह रहा है कि मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 52 और मतलब 53 दोनों एक ही क्वेश्चन से होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से 4 नंबर। तो अगर ट्रांसफार्मर आपने अच्छे से अगर पढ़ के चला गया, मशीन में देखो, मशीन में सबसे पहले इंडक्शन मशीन है ना, फिर से सिंक्रोनस मशीन, फिर ट्रांसफार्मर, फिर हमारा DC मशीन, मतलब ये 4 हमारे जो हैं एक मतलब सेपरेट कह सकते हैं, इंडिविजुअल यूनिट हैं। लेकिन अब देखो 2000 कितने में, एक मिनट में बता रहा हूँ। 2009 में, 2009 है नहीं, 2009 नहीं, आई थिंक 2009 या अभी देखता हूँ मैं, एक मिनट देख के बता ही देता हूँ आपको। ये 53 नंबर क्वेश्चन, हाँ 2009 में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2009 देख सकते हो, 2009 में 4 नंबर जो है ट्रांसफार्मर से ही आ गया। तो जो स्टूडेंट अगर ट्रांसफार्मर जैसे पढ़ के चला गया होगा, आराम से 4 नंबर। इंस्टेड मान चलो DC मशीन छोड़ दिया, वो इंडक्शन मशीन छोड़ दिया, वो मतलब और क्या है, सिंक्रोनस मशीन छोड़ दी, लेकिन ट्रांसफार्मर अगर अच्छे से पढ़ा गया तो 4 नंबर उसके हाथ में। तो इट्स डिपेंड ऑन लक आल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सबसे पहले कह रहा है कि इन द फिगर एबव कॉइल 1 एंड कॉइल 2, इसमें कॉइल 1 एंड कॉइल 2 है विथ डॉट मार्किंग दिया हुआ है। एज सोन इन मतलब हैविंग मतलब प्राइमरी में 4000 टर्न है और इधर पर सेकेंडरी में 6000 टर्न है। ठीक है, कह रहा है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बोथ कॉइल हैव रेटेड, इसका मतलब एम्पियर दिया है। बोथ जो हमारा कॉइल है उनका रेटेड हमारा करंट दिया हुआ है 25 एम्पियर। कॉइल 1 इज एक्साइटेड विद अ सिंगल फेस मतलब सप्लाई से हमारा क्या किया गया है, इसको एक्साइटेड किया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ने के बाद गिवन क्या है, हमारा टर्न रेशियो गिवन है। बोथ कॉइल एक्साइटेड विथ 25 मतलब एम्पियर एज वेल एज ये हमारा मतलब कॉइल 1 जो है 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज से हमारा क्या एक्साइटेड है। अब चलते हैं हमारा इसमें फाइंड क्या करना है। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि द कॉइल आर टू बी कनेक्टेड टू ऑब्टेन 400 अपन मतलब इतना हमें ऑब्टेन करना है 400 अपन मतलब इसको 400 अपन 1000 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर में ड्राइव करना है विद पावर मतलब इसका है 10 kV। मतलब पहले 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इसको रिकनेक्ट करना है हमें ऑटो ट्रांसफार्मर में। हम कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत हमने करा है। अब चलते हैं कैसे हमें करना है। द कॉइल टू बी कनेक्टेड टू ऑब्टेन 400 अपन 1000 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर टू ड्राइव 10 किलो वोल्ट एम्पियर। तो पहले इसे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, उसके बाद हमें ऑटो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, यही मेन होता है। देखो क्वेश्चन अगर समझ गए, बार बार मैं कहता हूँ क्वेश्चन समझ गए इन द सेंस आपने 50% क्वेश्चन कर लिया। 50% आपके मतलब बिहाफ पे बचता है कि हाउ योर कैलकुलेशन पार्ट इज। कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो आप कर लोगे, कैलकुलेशन अगर अच्छा नहीं है, आप कैलसी के यूज करना नहीं जानते हो, कैसे कर पाओगे। सोचो ना, आपको पूरा क्वेश्चन आ गया लेकिन आपको कैलसी यूज़ नहीं करना है, कैसे कर पाओगे। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें वी इन मालूम है तो वी आउट हम निकाल लेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो से। N1 N2 मालूम ही है, ट्रांसफार्मर रेशियो से हम V2 निकाले 600 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि इट्स अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड अगर स्टेप अप है तो हमारा क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर नॉट इक्वल टू नहीं है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का तो हमारा एडिटिव पोलैरिटी होगा, ऑब्वियसली एडिटिव पोलैरिटी होगा। एडिटिव पोलैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि वी इन पता हो गया, वी आउट पता हो गया, और हमें पूछ रहा है कि मतलब
जब हम निकालेंगे तो ये डी और टर्मिनल जो इसका डी है, जैसे यहाँ पे देखो ए और सी एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम ए और सी को एक साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि हमें पोलैरिटी को क्या करना है, एडिटिव बनाना है। तो ए और डी को एक साथ जोड़ेंगे तो ये हमारा एक मतलब डॉट यहाँ पे आएगा, एक डॉट यहाँ पे आएगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में हमें वोल्टेज को ऐड करना है, एडिटिव पोलैरिटी में हमारा ऐड होता है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है, हमने मतलब इसको इस फिगर को हमने ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है। अब नाउ जो वी आउट होगा वी इन प्लस वी सी डी, तो वी इन हमारा 400 और वी सी डी हमने निकाला, वी और सी डी, सी और डी के बीच में हमने निकाला वोल्टेज 1000 वोल्ट। तो दोनों मिलके हमारा क्या हो गया, 1000 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा यही पूछ रहा था कि इनके बीच में कितना वोल्ट होगा, तो 1000 वोल्ट होगा। जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देंगे तो 1000 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यही पूछ रहा था वो क्वेश्चन कि कौन सा हम टर्मिनल ए और सी और कॉमन हमारा डी होगा। यहाँ पे देखो भैया क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा ए और सी यहाँ पे कनेक्टेड, ए और सी हम साथ में कनेक्ट करेंगे और हमारा डी टर्मिनल जो होगा वो कॉमन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 53 इन ऑटो ट्रांसफार्मर ऑब्टेन, मतलब जो करंट पूछ रहा है कि करंट किस कॉइल में कितना है। तो करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमारा जो भी ट्रांसफार्मर है उसका पावर रेटिंग दिया हुआ है, आई इन इक्वल हमें मालूम हो गया आई एल प्लस आई बी डी, आई एल हमें मालूम है अभी हमने निकाला। करंट इन कॉइल 2, करंट अब निकालेंगे कॉइल 2 में। कॉइल 2 के लिए आई एल इक्वल टू पी बाई वी हम जानते हैं, पी हमें 10 के बी देखो मालूम है, पी हमें 10 के बी यहाँ पे दिया हुआ है पावर, देखो पावर हमारा 10 के बी है और हमें वोल्टेज मालूम है। तो यहाँ से हमें करंट पता हो गया। जब करंट पता चल गया तो एस इक्वल टू मतलब यही है पी इक्वल टू आई इंटू इन, फिर से हम करंट निकालेंगे। अब मतलब हमने आई इन का निकाला, फिर से हम निकालेंगे मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर करते 25 एम्पियर आ गया, ठीक है। उसके बाद आई बी टी इक्वल टू आई एन माइनस आई एल, यहाँ से हम आई बी डी निकाल देंगे, देखो यहाँ समझ में आई बी डी इक्वल टू आई एन माइनस आई एल, आई बी डी हमें आई बी डी निकालना है। तो आई बी डी इक्वल टू क्या होगा, आई एन माइनस आई एल, ये दोनों करंट यहाँ जंक्शन बन रहा है ना, ये करंट देखो हमें आई बी डी निकालना है, ये करंट इधर जा रही है, ये करंट इधर, ये करंट इधर। तो ये करंट में से अगर ये करंट हम ये करंट में से ये करंट घटा दे तो हमारा आई बी डी आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 53 भी हमने आपको समझा ही दिया कि कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहे हैं, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैव अ टर्न रेशियो ऑफ 1:2, 1:2 इसका टर्न रेशियो है, ठीक है। कनेक्टेड प्योरली रेजिस्टिव लोड एज सोन इन अ फिगर, इसमें केवल और केवल रेजिस्टिव लोड है एज सोन इन अ फिगर। मैग्नेटाइजिंग करंट जो है आई एम कह सकते हैं, आई एम जो है 1 एम्पियर है। और सेकेंडरी कॉइल जो है करंट सेकेंडरी साइड हमारा 1 एम्पियर है। इफ़ द कोर लॉसेज एंड लीकेज रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड, जब कोर लॉसेज और अदर जो लॉसेज है उसको नेगलेक्ट किया जाता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मतलब इसमें हमें क्या द मैग्नेटाइजेशन करंट इतना एंड सेकेंडरी करंट इतना, द कॉपर लॉस, तो हमें कॉपर लॉस नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो प्राइमरी करंट में पूछ रहा है, देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टर्म रेशियो पता है N1/N2 इक्वल टू टी मतलब I1/I2, ये होता है ना, ये नहीं होता, देखो यही गलती हम करते हैं, इसलिए जो गलतियाँ होती है वो ज़रूर मैं बताता हूँ। N1/N2 इक्वल टू V1/V2 होता है, ठीक है, टर्म रेशियो में, लेकिन I2/I1 होता है क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन में देखते हैं तो, ठीक है। जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट कम होगा, लेकिन ओम्स लॉ में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा। तो ये आपको याद रखना होगा, छोटी छोटी बातें। ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, लेकिन हमारा ट्रांसमिशन लाइन में टेम्परेचर कहाँ कांस्टेंट है, सोचो ना। इसलिए हमारा N1/N2 इक्वल टू V1/V2 होता है, बट I2/I1 होता है, जब भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ से हम I2 डैश निकाल लेंगे, I2 डैश निकाल लेंगे, हमारा कितना आ गया, ये 2010 का, देखो 2010 हमारा IIT गुवाहाटी ने ऐसा क्वेश्चन फॉर्म किया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि IIT गुवाहाटी ने अगर कोई ऐसा क्वेश्चन फॉर्म किया तो ऐसा क्वेश्चन फिर से दे, ठीक है। तो हमारा I2 डैश हमारा 2 एम्पियर आ गया, मतलब इधर हम निकालना चाहते हैं I2 डैश, तो इसके लिए हमने मतलब I2 डैश निकाला, कितना आ गया 2 एम्पियर। इफ़ द कोर लॉसेज आर नेगलेक्टेड, तो हमारा कोर लॉस अगर नेगलेक्टेड हो जाएगा तो मतलब जो हमारा करंट मैग्नेटाइजिंग करंट जो होगा वो सेम फेज होगा। आप जानते हो कि ई जो होता है हमेशा ई से हमारा 90 डिग्री क्या करता है, हमारा करंट जो होता है लीड करता है। तो इसलिए हमारा फाई अगर लीड करता है तो आई भी लीड करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा आई एम लैग 90 डिग्री, आई एम जो है हमारा 90 डिग्री लैग करेगा EMF से, ठीक है। आई एम लैग EMF ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, आई एम इक्वल टू 1 लैग कर रहा है ना, तो -90 डिग्री एम्पियर में मतलब हमने डिग्री में लिख लिया। फिर से I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू आई एम प्लस I2 डैश, मतलब आई एम हमें मैग्नेटाइजिंग करंट निकालना है तो आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब प्राइमरी करंट निकालना है। देखो भैया आप जानते होगे जैसे हमारा ये कैसे बताओ, देखो ये ट्रांसफार्मर हुआ,
आपने पढ़ा होगा ये ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर में हमने वी इन दिया। अब वी इन जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आई एम में और एक आई नॉट में। ये आई नॉट होता है ये मैग्नेटाइजिंग करंट और हमारा वर्किंग करंट में। तो ये हमारा वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट हमें पता है, वर्किंग करंट हमें दिया हुआ है। वर्किंग करंट हमारा 2 मतलब एम्पियर दिया हुआ है, देखो हमने 2 एम्पियर हमने निकाला है I2 डैश, ठीक है। I2 डैश हमें 2 और आई एम हमारा दिया हुआ है 1। और ये बोला है कि मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट कभी भी आप जानते होंगे लैग करता है हमारा, आई एम लैग बाई 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आना चाहिए। तो I1 डैश इक्वल टू हमारा आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 55 थोड़ा समझना है। और क्वेश्चन नंबर 55 पे बहुत कह सकते हैं कि मतलब रॉन्ग इन मेड इजी। देखिए मेड इजी में गलत दिया है। आप मेड इजी का बुक देखे होंगे तो ये 2 मतलब 110 है अपन 200, ये गलत दिया हुआ है। लेकिन करेक्ट क्या है 110 अपन 220, रियल में हमारा 110 अपन 220 है। यहाँ पे देखो जो हमारा मेड इजी का बुक है इसमें ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ये 110 अपान 220 है रियल क्वेश्चन। जब आप मतलब ये कब क्वेश्चन पूछा गया, 2011 में पूछा होगा, हाँ 2010 में। ये हमारे को IIT गुवाहाटी नहीं पूछा है, लेकिन हमारा मेड इजी में क्वेश्चन गलत है। जब हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद जब मैंने इसको सॉल्यूशन किया, हमने लिखा भी है कि रॉन्ग इन मेड इजी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। बट रियल क्वेश्चन में 110 अपन 120 है, तब करोगे तो नहीं आएगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा स्टार में कनेक्टेड है, फिर हम डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं, और डेल्टा में हमारा डेल्टा डेल्टा कनेक्ट है सेकेंडरी साइड। तो डेल्टा में जब कनेक्ट है तो इसका हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम 4 ओम 4 ओम स्टार में, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी, बहुत ट्रिकी। मुझे करने में कम से कम 30 से 45 मिनट लगे थे। एक तो स्टार्टिंग के 15 मिनट मेरे को इसको समझने में चला गया जो कि क्वेश्चन ही गलत था, और उसके बाद दूसरा मैंने बुक AI का यूज़ किया तो मुझे 45 मिनट लगे। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो स्टार कनेक्टेड है, जो ये आप स्टार कनेक्टेड देख रहे हो, प्राइमरी स्टार कनेक्टेड, तो इसके प्राइमरी साइड के ट्रांसफार्मर में जेड इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा जेड इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन के लिए हम प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी इज़ कनेक्टेड इन स्टार, प्राइमरी हमारा स्टार में कनेक्टेड है, देख सकते हो ये क्वेश्चन में देख सकते हो हमारा प्राइमरी जो है स्टार में कनेक्टेड है। स्टार में कनेक्टेड है तो आप जानते हो कि हमारा वी फेज जो होता है वो VL का √3 होता है स्टार में। इज इट आर नॉट? आई एम श्योर कि आप जानते होंगे। यहाँ हमने V1 निकाल लिया, V1 फेज़। जब प्राइमरी में हमने V1 फेज़ निकाला तो सेकेंडरी हमारा डेल्टा में कनेक्ट है, डेल्टा में कनेक्ट है तो फेज़ वोल्टेज और हमारा लाइन वोल्टेज हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम RPH मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा, देखो रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा नाउ कन्वर्ट इन स्टार आफ्टर डेल्टा। देखो हमारा जो नाउ कन्वर्ट स्टार, ये हमारा जो डेल्टा है इसको हम स्टार में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब स्टार में कनेक्ट करेंगे तो मतलब स्टार में हम सबसे पहले जो ये हमारा स्टार है इसको हम डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट स्टार इनटू डेल्टा। ये स्टार में है ना, इसको भी हम डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए आप फार्मूला जानते होंगे, फिर से हम वो चीज़ नहीं बता सकते आपको। ये 4 दिया हुआ है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जैसे हमें बता ही देता हूँ क्योंकि मेरा भी कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टार में दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा स्टार है, देखो ये मतलब स्टार है, हमें डेल्टा बनाना है। यहाँ मैं बताता हूँ, देखो ये हमारा स्टार है, डेल्टा बनाना है तो हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे। इनके दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है सामने सामने 4 × 4, और सबका सम होता है 4 × 4 × 4। तो 4 4 16 अपन 4 3 12, 16/12 आ जाएगा। देखो 16/12 आ जाएगा। तो हमारा 16/12 हम करेंगे, मतलब ऐसे हम जब करते हैं तो हमारा फाइनली जो निकलता है तो RB + RC जो हमारा आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करने का यही हमारा ट्रिक होता है कि सबसे पहले इन दोनों का हम 4 × 4, 4 + 4 और प्लस 4 × 4 अपन मतलब ये जो इसके आगे वाला निकला है इसका सम करते हैं तो हमारा ये 12 ओम निकल गया, ठीक है। तो डेल्टा में सभी जो वाइंडिंग है उनका 12 ओम निकल गया, ठीक है। हमें RA RB RC निकल गया 12 ओम। अब सर्किट जो है कैसे बन गया, देखो सर्किट हमारा कैसे बन गया। प्राइमरी में हमारा तो ऐसे है, प्राइमरी देखो प्राइमरी में ये क्वेश्चन समझना ही पड़ेगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये प्राइमरी में हमारा ऐसा, सेकेंडरी में भी डेल्टा हो गया, दोनों हमने डेल्टा कर दिया। डेल्टा किया तो पहले जो 4 ओम था अब ये 12 ओम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ सबसे पहले हमारा A = ट्रांसफार्मर रेशियो V1/V2। V1/V2 हमारा V1 मालूम है 110, देखो V1 हमारा 110 है और V2 हमारा 220 है, ठीक है। यहाँ 220, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है 220, क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है रियल क्वेश्चन में 220। देखो यहाँ पे इसने सही लिख दिया और यहाँ पे इसने गलत लिखा है। यहाँ पे देख सकते हो, सामने देख सकते हो, मेड इजी का बुक है और सॉल्यूशन में भी गलती लिखा है, यहाँ 220 लिखा है और यहाँ पे 200 लिखा है।
तो यही क्वेश्चन भी कभी कभी गलती कर देते हैं मेरी जी ने, भाई ये भी इंसान है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब हमने टर्न रेशियो निकाला 1/2√3 आ गया टर्न रेशियो, हेंस हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट सर्किट कैसे हो जाएगा, प्राइमरी में 110 मतलब है बाई √3 हमने कर लिया। फिर से हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो आ गया 1:2/3 आ गया। फिर से हमारा प्राइमरी मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस वो पता चल गया कि 12 ओम है। अब बस क्या करेंगे, अब हम इसको कम से कम आपको 2 से 3 बार आपको समझना होगा, तब जाकर समझ में आएगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, यू कैन ज्वाइन देयर, ओके। नाउ इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी। अब हम प्राइमरी में रेफर करेंगे, इधर सीधा आएंगे। तो RPH इक्वल टू क्या हो जाएगा, IA² RPH। तो IA² हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ट्रांसफार्मर इसे होल स्क्वायर कर देंगे और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा RPH प्राइमरी में आ जाएगा। प्राइमरी में हमारा क्या आएगा, 1 ओम। हेंस द इम्पिडेंस कैन बी रिटेन एज, हमें प्राइमरी में हमारा जेडी पूछ रहा है, देखो प्राइमरी साइड का हमारा इम्पिडेंस पूछ रहा है ट्रांसफार्मर, जब प्राइमरी साइड में हम रेफर करेंगे तो इम्पिडेंस पूछ रहा है। तो हमारा आर जो आ गया 1, इसमें आपने ऑलरेडी देखा है कि रेजिस्टिव लोड वाला है, रेजिस्टिव लोड है तो हमारा जो होगा इंडक्टिव लोड 0 हो जाएगा, तो 1 + j0। आप देख सकते हो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 + j0, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 2 नंबर आपका क्लियर, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 हमारा बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 56 की यहाँ पे हमने कट कर लिया है। सिंगल फेज़ मतलब हमारा सिंगल फेज़ एयर कोर ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे लिख रहा है कि सिंगल फेज़ एयर कोर ट्रांसफार्मर है फ्रॉम रेटेड साइनोसोडल वेव। तो नो लोड पे हमारा क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन समझ सकते हो कि ट्रांसफार्मर को फीड किया गया है साइनोसोडल, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर को साइनोसोडल वेव फॉर्म दिया गया है, फ्लक्स ऑल्सो भी साइनोसोडल। ट्रांसफार्मर इज एयर कोड है, तो उसमें मतलब क्या होगा, देयर इज़ नो सैचुरेशन एंड हिस्टैरिसीस लॉसेज। सो BH कर्व वैसा ही बनेगा। मतलब देखो हमारा जो ट्रांसफार्मर है हमने सप्लाई दिया है साइनोसोडल, उसमें केवल और केवल यहाँ पे लिख रहा है कि नो लोड पे हमारा एयर कोड पे चल रहा है। जब हमने लोड लगाया ही नहीं तो हमारा मतलब जो वेव फॉर्म है वो चेंज कैसे होगा, दिस इज़ वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइनोसोडल ही आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारा कितना हो गया 57 नंबर क्वेश्चन, 57 इसमें है क्या, हाँ यही क्वेश्चन था, देखो साइनोसोडल। तो हमारा पूछ रहा है कि नो लोड पे हमारा क्या होगा, स्टडी स्टेट करंट अगर मतलब देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा साइनोसोडल। अगर हम इनपुट में दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी क्या हो जाएगा, साइनोसोडल। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। उसके साथ हम चलते हैं 57। 57 बहुत बड़ा है क्वेश्चन ही समझने में हालत ख़राब हो जाते हैं, देख सकते हो यही है मशीन। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, क्या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसका रेटिंग दिया हुआ है, और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मतलब इतना वोल्ट है, प्राइमरी में हमारा इतना करंट ड्रा कर रहा है, और मतलब ये लिखा है कि प्राइमरी ड्रा इतना करंट एंड इतना वाट एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एट नो लोड, ठीक है। और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर हैज़ कोर विथ, इसमें प्राइमरी का बता दिया, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रांसफार्मर ले रहा है विथ ऑल द लीनियर डायमेंशन √2 टाइम्स, इसका लीनियर डायमेंशन √2 टाइम्स हम कर रहे हैं, द करस्पॉन्डिंग डायमेंशन ऑफ फर्स्ट ट्रांसफार्मर। अगर फर्स्ट ट्रांसफार्मर हमारा इतना है तो सेकेंड ट्रांसफार्मर का 102 टाइम्स हम ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। यही हमारा बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है द कोर मटेरियल लेमिनेशन थिकनेस सेम, दोनों में हमारा कोर लेमिनेशन एवरीथिंग सेम है। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ बोथ ट्रांसफार्मर हैव द सेम नंबर ऑफ टर्म्स, दोनों का प्राइमरी में सेम नंबर का टर्न हम कर रहे हैं। तो रेटेड वोल्टेज हमारा दिया हुआ है कि 2 kVA है, 50 हर्ट्ज सप्लाई पे हो रहा है। तो हमें फाइनली हमें पूछ रहा है कि देन नो लोड करंट एंड पावर रिस्पेक्टिवली क्या होगा, नो लोड करंट और पावर पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जब 57 पढ़ ली तो हमें समझ में आ गया कि वी नो दैट द कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, जो कोर होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा मतलब कोर बड़ा होगा जितना हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सो लीनियर डायमेंशन ऑफ सेकंड ट्रांसफार्मर आर √2 टाइम्स। ऑब्वियसली भाई अगर हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 1 है, सेकंड ट्रांसफार्मर √2 है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यही हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सेकंड ट्रांसफार्मर √2 टाइम्स वॉल्यूम का हो जाएगा 2√2 आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम अगर फर्स्ट का हमारा फर्स्ट ट्रांसफार्मर का 2 है तो सेकंड ट्रांसफार्मर 2√2 आ जाएगा वॉल्यूम इसका, ठीक है। तो कोर लॉस ऑफ सेकंड ट्रांसफार्मर निकालेंगे, PC2 = √2 × PC1 हो जाएगा। तो कोर लॉस भी अधिक होगा ही हमारा, जो PC2 हो √2 टाइम्स PC1 का हो जाएगा। तो इसका हमारा दिया हुआ है 15 वाट है प्राइमरी का, तो सेकेंडरी जो मतलब सेकंड ट्रांसफार्मर उसका हमारा कोर लॉस क्या हो जाएगा 155/155.56 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कोर लॉस होगा सेकंड ट्रांसफार्मर का। नाउ IC1 हम प्राइमरी में करंट निकालेंगे तो PC1/VC1 आ जाएगा। हमारा पावर दिया हुआ है 50 और हमारा वोल्टेज भी दिया हुआ है, देख सकते हो 10 kVA। तो यहाँ से हमारा आ गया क्या, हमारा पावर आ गया, ठीक है। जब वंस वी गेट पावर देन मैग्नेटाइजिंग करंट हमें निकालना है, मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसफार्मर। इसके लिए I0 - IC होता है। देखो अभी हमने बताया था कि जैसे हम कोई भी हमारा ट्रांसफार्मर है,
ट्रांसफार्मर के हम सिंगल फेज यहाँ पे सप्लाई या 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, वो जो आता है एक मैग्नेटाइजिंग करंट में कन्वर्ट होता है एक वर्किंग करंट में। तो ये हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट निकालना है, तो वर्किंग करंट में से हम आई नॉट करंट माइनस करेंगे। हमें आई नॉट की वैल्यू मालूम है, IC1 हमने निकाला, दोनों का माइनस किया तो हमारा करंट मैग्नेटाइजिंग करंट आ गया। जब मैग्नेटाइजिंग करंट आ गया तो मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा 1 का आया है ट्रांसफार्मर का, लेकिन अंडर 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड ट्रांसफार्मर जो हमने लिया है उसका हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट आ गया। अब मैग्नेटाइजिंग करंट आ गया तो IC2 हम निकालेंगे, PC2 अपन VC2। तो हमारा PC2 मालूम है कितना, अभी पावर हमने देखा है कि 155 हमने निकाला। देखो जो हमारा सेकेंडरी का पावर है वो 155.56 है, ठीक है। तो सेकेंडरी का हमारा पावर निकल गया और वोल्टेज जो है सेकेंडरी का 2 kVA दिया हुआ है, यहाँ से हमारा IC2 निकल गया। और आई नॉट अब निकालेंगे तो आई मतलब प्राइमरी मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस हमारा जो वर्किंग करंट है इसको जोड़ेंगे तो हमारा आई नॉट 2 निकलेगा। आई नॉट 2 0.707 आ गया। हैंस नो लोड ऑफ ट्रांसफार्मर जो है हमारा 0.7 एम्पियर एज वेल एज पावर जो है हमारा, देखो हमारा नो लोड करंट 0.707 हमने निकाला और हमारा पावर ऑलरेडी हमने निकाला है हमारा 155। तो देखो इन दोनों में अगर एक भी निकालते हो, 155 हमारा आ रहा है 155.5, एक भी निकाल लेते हो ना तो दूसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरह से हम 2 नंबर इसका क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का कह रहा है कि अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर नो लोड लॉसेज हमारा 64 है। नो लोड लॉसेज दिया हुआ है, कॉपर लॉसेज दिया हुआ है। हमारा ट्रांसफार्मर जो 90% एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा है। तो PCU इक्वल टू x² PCU रेटेड आप जानते होंगे। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, PCU हमारा कितना दिया हुआ है, देखो 81 दिया हुआ है। हमारा PCU कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा PCU 81 वाट दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें PCU हमारा 81 वाट दिया हुआ है। 81 रख के हमारा 90% ऑपरेट हो रहा है। अगेन हम चीज़ें रिपीट नहीं कर रहे हैं कि अभी देख सकते हो 21 मिनट हो गया है। तो क्वेश्चन जब मशीन का मैं बताता हूँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन को समझाने, क्वेश्चन को बताने में टाइम लगता है। सोचो 10 क्वेश्चन बताने में केवल हमको 20 मिनट लग रहा है। 10 क्वेश्चन अगर मशीन के करोगे तो इसमें एक क्वेश्चन में अगर 10 मिनट में छोड़ो, मतलब लग 1 मिनट, 10 मिनट से पहले तो कर ही नहीं सकते हो मशीन क्वेश्चन। अगर 10 मिनट ले रहे हो तो 100 मिनट मतलब 1.5 घंटे, लेकिन 1.5 घंटे को मैं 20 मिनट में आपको बताता हूँ। इट्स माई, कह सकते हैं कि द स्किल विच आई एम डेवलपिंग, हाउ आई हैव टू सॉल्व इन दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन आल्सो। एनीवे PCU हमने निकाला, ये जो हमारा आ गया 100 वाट आ गया, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए PCU इक्वल टू मैक्सिमम में PI के बराबर होता है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे, दोनों का हमें मालूम है PCU x² PCU रेटेड होता है। तो PI हम लिख लेंगे यहाँ से, यह हमारा 64 दिया हुआ है, देख सकते हो। ये हमारा PCU रेटेड अभी निकाला हमने 100 निकाला, तो यहाँ से हमारा जो x² जो आ गया 80% आ गया। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर वो कितने परसेंट पे मतलब मैक्सिममली वर्क करेगा, 80%, ठीक है। अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्पेसिफिक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इक्विवेलेंट कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमारा दिया हुआ है। इसको हम रिड्यूस करते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि हमारा जो RM हम जानते हैं कि RM इक्वल टू मतलब हमारा जो रिलेक्टेंस होता है L/μ0 के बराबर होता है। वी नो I नॉट डिटरमाइन बाई द मैग्नेटाइजिंग करंट, और मैग्नेटाइजिंग करंट हमें फाइंड करना है तो I इक्वल टू हम जानते हैं V/R होता है। तो यहाँ से IM इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेक्टेंस का मतलब रिलेक्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिलेक्टेंस जो है हमारा जो होता है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग से क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेडियस को हम हाफ कर रहे हैं। जब रेडियस को हाफ कर रहे हैं तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, πr²। तो एरिया हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा ना। जब रेडियस को हाफ करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखो रिलेक्टेंस क्या है, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब हम एरिया मतलब अगर हम रेडियस को हाफ करेंगे तो हमारा रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा, रिलेक्टेंस का एरिया हमारा 1/4 हो जाएगा। तो इसलिए फाइनली जो फैक्टर हो जाएगा वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा 59 नंबर क्वेश्चन हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 क्या हो जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कोर लॉसेज ऑफ हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इतना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज हमारा पावर दिया हुआ है। हमारा मेज़र कर रहे हैं तो 230 वोल्ट हो रहा है, हम फीड कर रहे हैं 230 वोल्ट से। वेरिएबल हमारा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मतलब VFD हम यूज़ कर रहे हैं। एज वेल एज आगे कह रहा है कि द कोर लॉसेज हमारा दिया हुआ है, कोर लॉसेज हमारा दिया हुआ है एक मतलब 1050, एज वेल एज हमारा 50 हर्ट्ज पे वर्क कर रहा है। कोर लॉसेज अगेन हमें मेज़र करने के लिए पावर दिया हुआ है, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस और ED करंट लॉस हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि इतना वोल्टेज है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी में इतना वोल्ट है, सेकेंडरी में इतना वोल्ट है। हमारा PI मतलब कोर लॉस दिया हुआ है, फिर से हमारा ये पावर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे वी नो डेट हम PE इक्वल टू हमारा ED करंट लॉस इक्वल टू B² F² हम जानते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस का हम जानते हैं, दोनों हमारे लॉसेज होते हैं। टिपिकली मतलब 1.6 होता है। ये जब कंसेप्ट पढ़ते हो समझ में आ जाता है। तो ट्रांसफार्मर इंड्यूस EMF, ट्रांसफार्मर का EMF क्या होता है,
आप जानते होंगे 4.44 फाई एफ एन होता है। ये √2 को जब मल्टीप्लाई करोगे पाई से तो 4.44 आ जाता है। जानते हो V1 हमारा हो गया। मतलब V1 हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे बोला है कि जो V/F रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं हो तो P जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का स्क्वायर हो जाता है, और जब PH होता है वो हमारा V 1.6 अपन F का 0.6 हो जाता है, कांस्टेंट नहीं होता है जब ये कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा जब हम यहाँ पे देख सकते हो, जब हमारा F इक्वल टू हम क्या रखेंगे, F की जगह पे B की जगह पे B इक्वल टू V/F होता है, जब रखेंगे तो हमारा कट जाएगा। तो ये हम कैसे आया है हम आपको बता दिए, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर एज वेल एज ये कैसे आया आपको समझ में नहीं आता है तो B की जगह पे हम F रखेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का 1.6 और हमारा F का 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमें P2 अपन P1 निकालना है। तो यहाँ से अभी हमने ऊपर दिखाया V2 अपन V1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा दिया हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं, ये हमारा देख सकते हो, ये हम ईडी करंट निकाल रहा है ना। ईडी करंट के लिए हमारा ये हमने ईडी करंट 1 ईडी करंट 2 निकाला, तो ये हमारा मतलब V1 अपन V2 का होल स्क्वायर, देखो V1 अपन V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एज वेल एज हमारा आगे हम फॉर्म करेंगे तो वोल्टेज हमारा दिया हुआ है V2 का हमारा वोल्टेज दिया हुआ है। देखो अभी हमने V2 निकाला होगा कहीं, हाँ V2 हमारा दिया होगा 115 के, हाँ देखो 138 अपन 230 हमारा प्राइमरी में दिया हुआ है। ठीक है, और 138 मतलब ये हमारा 138 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जब रखेंगे तो P2 हमारा 138 दिया हुआ है, P1 हमारा दिया हुआ है, तो 0.6 हमारा मतलब दोनों का रेशियो आ जाएगा, तो P2 इक्वल टू 0.6 P1 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली हमें हिस्टैरिसीस मालूम होगा। हिस्टैरिसीस के लिए हम फिर से 138 बाई इतना रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना भी बहुत बड़ी बात होती है, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अगर आपने कैलकुलेटर यूज करना नहीं सीखा। तो PS2 इक्वल टू इतना आया। ठीक है, तो हमें PS2 हमें पता है कि हमें दिया हुआ है P1 जो हमारा देखो 150 यहाँ पे दिया हुआ है, जो कोर लॉसेस जो ईडी करंट लॉसेस प्राइमरी साइड में प्लस हिस्टैरिसीस लॉसेस दोनों हमने पता किया, दोनों का सम किया, तो हमारा ये दो इक्वेशन आ गया। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा PE1 मतलब हमारा जो PE1 हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 542, मतलब ईडी करंट लॉस 542 और हमारा हिस्टैरिसीस 503। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 500। देखो PE1 हमारा 542 आ जाएगा, इसमें 542 हाँ ये, और ये हमारा 500, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। तो आई होप देख सकते हैं समझाने में बहुत टाइम लगा, करने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ 27 मिनट, ओ माय गॉड, दैट्स इट, ओके थैंक यू।